हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआई पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, मैथ का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाइप ए एक टैंक को 8,000 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है। पाइप बी उस टैंक को 3 घंटे में खाली कर देता है। तो क्षमता कितनी है टैंक की, ये बतानी है आपको। देखिए, पाइप ए 1 घंटे में कितना भरता है, तो 8,000 लीटर भर देता है। ठीक है, बी 1 घंटे में कितना खाली करेगा, बी 1 घंटे में खाली कर देगा। 3 घंटे में पूरी खाली कर देता है, 1 घंटे में 1/3 भाग खाली कर देगा। ठीक है, तो कितना भाग भरा हुआ है, तो पूरा भाग होता है 1, और 1 में से 1/3 खाली हो गया, तो इसका मतलब कितना भाग बचा हुआ है, 2/3 भाग बचा हुआ है, जो कि किसके बराबर होगा, 8,000 के बराबर होगा। तो 2/3 भाग 8,000 के बराबर है, 2 से कटेगा 4,000 बार, तो 1/3 यानी 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा, 4,000 इंटू 3 यानी कि 12,000। यानी टंकी की क्षमता कितनी होगी, टंकी की क्षमता होगी 12,000। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निशान ने 1 रुपये में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 3 रुपये के 1 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने होंगे। बात हो रही है 1 दर्जन संतरे की। तो मान लेते हैं 6 संतरे इस रेट से खरीदे और 6 संतरे इस रेट से खरीदे। 1 रुपये में 2 के हिसाब से 6 संतरे कितने में खरीदेंगे। 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे तो 6 संतरे कितने खरीदेंगे, 3 रुपये के, क्योंकि 2 संतरे 1 के हैं, तो 6 संतरे कितने के होंगे, 3 के। उस हिसाब से 1 रुपये में 3 खरीदे तो 6 संतरे कितने में खरीदेगा, तो 6 संतरे खरीदेगा 2 के। तो कुल मिला के जो 12 संतरे हैं वो कितने खरीदे होंगे, इसने 5 रुपये खरीदे होंगे। ठीक है, 12 से 1 दर्जन संतरे की बात चल रही है। हमने मान लिया 6 इसने इस रेट से खरीदे और 6 इस रेट से खरीदे, क्योंकि दोनों बराबर बराबर ही खरीद रहा है। ठीक है, उसने बोला है कि उतने ही संतरे इतने के हिसाब से खरीदे। मान लीजिए 6 संतरे खरीदे, तो 6 संतरे 1 रुपये के 2 के हिसाब से 3 के खरीदे और 1 रुपये में 3 के हिसाब से 2 रुपये खरीदे। कुल मिला के 5 रुपये के उसने खरीद लिए। कितने संतरे खरीद लिए, तो 12 संतरे खरीद लिए। क्लियर। अब वो कह रहा है कि 20% का लाभ चाहिए उसे। तो 5 रुपये खरीदे, 20% का लाभ, यानी 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1/5, यानी कि 1 रुपये का ही लाभ कमा रहा है वो। तो 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है, तो 5 की चीज़ बेच रहा है वो 6 रुपये में। ठीक है, यानी कि जो 12 संतरे है वो कितने में बेचेगा, 12 संतरे 6 रुपये में बेचेगा। तभी तो उसे 20% का लाभ चाहिए। आपसे यही तो पूछा है कि 1 दर्जन संतरे में कितने रुपये में बेचना चाहिए। 1 दर्जन का मतलब 12 संतरे। 12 संतरे वो कितने में बेचेगा, तो 6 रुपये में बेचेगा, जिससे कि उसे कितने % का लाभ होगा, तो 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, तो उसी राशि पर उसी दर पर उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए इसके लिए। देखिए सी आई बराबर क्या होता है, सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सी आई बराबर एस आई यानी साधारण ब्याज 1 + R/200। ठीक है, ये का फॉर्मूला कब काम करता है, जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साधारण ब्याज निकालना हो तब। ठीक है, देखिए सी आई क्या है, सी आई दे रखा है आपको 410, हमें साधारण ब्याज चाहिए, तो ऐसा ही यहाँ पर रहने दीजिए। 1 + R कितना दे रखा है, 5/200। ठीक है, 5 से कटेगा 1 बार, 5 से कटेगा 40 बार, 40 से कम 40 और 41/40, तो हमें कितना मिल जाएगा, एस आई इंटू 41/40। ठीक है, इस 41 से कितनी बार कटेगा आपका, 10 बार, तो 10 का गुणा किस में होगा, 40 में होगा, तो ऐसे बराबर में कितना मिल जाएगा, 40 × 10 यानी कि 400। तुम्हारा साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज हो गया हमारा 400। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक किसान ने 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटों में की। उसने कुछ यात्रा पैदल 4 की स्पीड से और शेष यात्रा 9 की स्पीड से साइकिल से तय की। तो उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल तय की। मान लेते हैं कि जो टोटल किलोमीटर है 61 किलोमीटर, उसमें से x किलोमीटर दूरी पैदल तय की और जो 61 - के x है वो साइकिल से तय की। ठीक है, अब चूंकि पैदल यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करी, तो x किलोमीटर दूरी तय करने में 4 की स्पीड से कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। ऐसे ही जो दूरी शेष बची, जो कि उसने साइकिल से तय करी, तो इतनी दूरी को 9 की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा, तो 61 - x/9। और कुल समय लग कितना रहा है दोनों कंडीशन में, तो 9 लग रहा है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो आप ऑप्शन के साथ ले लीजिए, ऐसा ऑप्शन उठाइए जो 4 से कट जाए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 4 से कट रहा है, यही यहाँ पर क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 4 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 36। 4 से कटेगा 9 बार, 9x हो जाएगा यहाँ पे, फिर 9 से कटेगा 4 बार, 4 का गुणा किस में होगा, इकसठ माइनस के x में। जब 4 गुणा इकसठ में करेंगे कितना आ जाएगा, 224। ठीक है, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 244। ठीक है, माइनस के 4x बराबर 9। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 9x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा, 5x प्लस 244 बटे में 36 बराबर 9। क्लियर, 36 से गुणा कितना होगा इधर, तो 5x प्लस 244 बराबर 9 गुणा 36। 9 गुणा 36 कितना होता है, तो आपका ये हो जाएगा 344, सॉरी 326। ठीक है, अब ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 326 माइनस के 244। कितना बचेगा ये, 326 में 244 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 56 और 26 कितने होते हैं, तो 56 और 26 होते हैं आपके, देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, 36 में जब 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 324 आएगा। ठीक है, 324। अब कितना बचेगा, 324 में 244 घटाएंगे तो 80 बचेगा। ठीक है, 5x बराबर 80, तो x बराबर कितना आएगा, 80 बटे 5 यानी कि 16। हमारी दूरी कितनी निकल के आ गई, 16। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, तो डी सही है। ठीक है, और डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो जो ऑप्शन 4 से कट जाए, पैदल पूछा है तो जो ऑप्शन 4 से कट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितनी बार आया है, तो आर आया है 2 बार। जब भी 2 लगातार बार वृद्धि हो रही हो तो डायरेक्ट वृद्धि कैसे निकालते हैं, चूंकि त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 50% की। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए तो आपने एक्स प्लस बाई, एक्स बाई अपन 100 वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसी से लगाना है आपको। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 50 100, 100 और 25 125। इनको मिला के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 125% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 40% 256 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। 40% कितना दे रखा है, 256। इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी, संख्या आपकी हो जाएगी 40% बराबर 256। देखिए आगे, यानी कि 40% की वैल्यू दे रखी है 256, पूछा क्या है 25% की वैल्यू, तो 25% बराबर क्या हो जाएगा, 256 बटे में 40 गुणा 25। तो देखिए 8 से कटेगा आपका ये 5 बार, 8 से कटेगा 32 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 32 पंजे कितना होता है 160, यानी वैल्यू संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 160, यानी उस संख्या का 25% निकल के आ जाएगा 160। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बोडमास नियम के हिसाब से। बोडमास नियम में सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है, इस नियम के हिसाब से ही इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 1/8 भागे कितना है 5/8। भाग को हम क्या कर सकते हैं, उल्टा करके गुणा में लिख सकते हैं, जैसे कि 5/8 को उल्टा कर देंगे 8/5। ठीक है, प्लस 1/4, इसको ऐसे रहने दीजिए, 3/5 माइनस के 2/5 गुणा 5/7। ठीक है, अब भाग वाला चीज़ खत्म हो गई, और नंबर किसका आएगा, गुणा वाले का। अब देखिए गुणा में क्या होगा, ये वाली संख्या इससे कट जाएगी, और देखिए 5 से वाला 5 भी कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1/5, यहाँ बचेगा 3 एकम 3, 3/5 चौक 20, यहाँ बचेगा आपका 2/7। अब देखिए गुणा भी हो गया, भाग भी हो गया, अब नंबर किसका आएगा, प्लस वाले का। ये प्लस है, इन दोनों को जोड़िए, तो 1/5 प्लस 3/20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 20, तो 5 चौक 20, 4 एकम 4 और 3, माइनस के 2/7 को ऐसे रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 7/20 माइनस के 2/7। अब प्लस हो गया, अब घटा दीजिए, घटाएंगे कैसे, तो ये 20 और 7 का एलसीएम कितना होता है 140, 20 से कटेगा 7 बार,
और 7 तो 49, 7 से कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40, कितना आ जाएगा 9/140। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया 9/140, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 1862 है तथा संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, तो संख्याएं याद कीजिए। देखिए पहली संख्या कितनी है 3, तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो 3 से करनी चाहिए। देखिए एक ऑप्शन में इसमें भी कट रही है, इसमें भी कट रही है, पर इसमें नहीं कट रही। क्लियर, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी इन तीनों में से एक हमारा आंसर हो सकता है। दूसरी तरीका चेक करिए, क्या है दूसरा तरीका। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तीसरी वाली। अब सबसे बड़ा ऑप्शन तीसरा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन तीसरा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, यानी ये ट्रिक हमारी फेल हो रही है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए तीसरी हमारी ट्रिक है इकाई का अंक चेक करना। ठीक है, वर्गों का योग कितना है 1862, तो हम वर्गों का योग करेंगे तो हमें इकाई का अंक कितना मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा, यहाँ वर्ग करेंगे तो 4 मिल जाएगा, यहाँ वर्ग करेंगे तो यहाँ 6 मिल जाएगा। 6 और 4 10 और 0 0, यानी इकाई का अंक हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको चेक करेंगे तो यहाँ 5 मिल जाएगा, यहाँ 6 का वर्ग 36 का 6 मिल जाएगा, 9 का वर्ग 81 का 1 मिल जाएगा। तो यहाँ हमें इकाई का अंक कितना मिल रहा है, यहाँ हमें इकाई का अंक मिल रहा है 2। ठीक है, इसको चेक करेंगे तो देखिए ये 25 5 4 16 6 1 का 1, यहाँ पे भी इकाई का अंक कितना मिल रहा है 2। ठीक है, अब देखिए क्या इन तीनों संख्याओं को वर्ग करने पर हमें 1862 मिल सकता है। ये तो 81 हो गया, ये 36 हो गया, ये 225, यानी कुल मिला के लगभग 300-400 के आसपास इसका आंसर आएगा वर्गों का जोड़ करेंगे तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम और तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। देखिए अभी जो मैंने आपको तरीके बताए थे, 3-4 तरीके जो बताए हैं, यदि आप इनको फटाफट करोगे ना तो आपको समय बहुत कम लगेगा। आपको समझाने में टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन यदि आप खुद करेंगे तो इनको समय बहुत कम लगेगा, आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, संख्या दे रखी है 3 2 और 5 के अनुपात में, तो पहली संख्या हमने 3x मान ली, ये 2x मान ली और ये आपकी 5x मान ली। इनका वर्ग करके जोड़ने पर, इनका वर्ग करके जोड़ने पर कितना हमें मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है 1862। बस तो सॉल्व करते हैं। 3 का वर्ग 9x² प्लस 4x² प्लस 25x² बराबर 1862। तो 9 4 13 और 13 और 25 38, यानी कि 38x² बराबर 1862। ठीक है, 19 से काटेंगे 2 बार, 19 से कटेगा आपका ये 19 9 171 और 19 8 152, 2 से कटेगा आपका 49 बार, यानी x² की वैल्यू कितनी आ गई 49, तो x बराबर मिल जाएगा 49 का वर्गमूल यानी कि 7। क्लियर, अब x की वैल्यू कितनी है 7। अब हमने संख्या क्या मानी थी 3x 2x और 5x, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी 7 या 21, दूसरी हो जाएगी 7 दूनी 14, तीसरी हो जाएगी 7 पंजे 35, यानी हमारी संख्या कौन कौन सी मिल गई 21 14 और 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, 4 लड़के हैं ABCD की औसत आयु कितनी है 5 वर्ष है, AB और D की तथा E की औसत आयु कितनी है 6 वर्ष है, इनमें C 8 वर्ष का है, तो E की आयु कितनी होगी। देखिए ABCD की औसत आयु कितनी है 5 वर्ष है, इसका मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D, इन चारों का योग कितना हो जाएगा, औसत 5 है तो योग कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 यानी कि 20। फिर उसके बाद में A प्लस B प्लस D प्लस E, यानी A B D और E की औसत आयु कितनी 6 वर्ष, तो इनका योग कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब दूसरे वाले समीकरण से पहला वाला समीकरण हम यदि घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए A B C और D इसमें है, A B और D इसमें है, तो ये तीनों तो कट जाएंगे, बचेगा कितना, बचेगा आपका E माइनस के C बराबर 4। क्लियर, इस वाले समीकरण में इसको घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा E माइनस C बराबर 8, और C की वैल्यू कितनी है C 8 वर्ष का है, तो E माइनस के 8 बराबर 4, तो E बराबर में कितना मिल जाएगा 4 प्लस 8 यानी कि 12 वर्ष, यानी हमारा E कितने साल का हो गया, तो E हो गया हमारा 12 साल का। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 संख्या औसत 35 है, बाद में ये पता चलता है कि औसत का परिकलन करते समय 85 की जगह पे कितना पढ़ लिया है 45 पढ़ लिया है, यानी हमें पढ़ना चाहिए था 85, लेकिन पढ़ कितना लिया है 45, इसका मतलब हमने कितना कम पढ़ लिया है, तो 85 माइनस के 45 यानी कि 40 कम पढ़ लिया है। इसका मतलब सही औसत निकालने के लिए हमें 40 में 40 जोड़ना चाहिए था,
जब हम 40 जोड़ेंगे तो 20 संख्याओं में जोड़ेंगे तो प्रत्येक हिस्से में कितना पड़ेगा, तो प्रत्येक हिस्से में कितना कितना पड़ जाएगा, 2-2 पड़ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा औसत आएगा वो पहले से 2 ज़्यादा आएगा। पहले कितना था, 35 था, 2 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 37। तो सही औसत कितना हो जाएगा, 37। अगला क्वेश्चन देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है, 48। मंगल, बुध और बृहस्पति और शुक्रवार का औसत तापमान कितना है, 42। यानी तापमान में कितने की वृद्धि हुई है, तो 4 की वृद्धि हुई है। कितने पे वृद्धि हुई है, तो चार ही संख्या है, 1 2 3 4, तो कुल मिला के कितनी की वृद्धि हो जाएगी, तो ये वृद्धि हो जाएगी 16 की। ठीक है, यदि सोमवार का तापमान कितना है, 42, तो शुक्रवार का पूछा है, शुक्रवार कितना हो जाएगा, 42 + 16 यानी कि 58। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देख लीजिए आप, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया ये आपका शॉर्ट तरीका है। 4 की वृद्धि हुई थी 48 से 52, तो 4 दिन थे, तो हर एक कुल मिला के वृद्धि कितनी हो जाएगी, 16 की वृद्धि हो जाएगी। सोमवार का 42 है, तो शुक्रवार कितना होगा, चूंकि शुक्रवार ज़्यादा वाले में है, जिसका मतलब शुक्रवार का तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 16 + 42 कितना हो जाएगा, 58। दूसरा तरीका क्या है इसका, वो देखिए। देखिए, सोमवार यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ठीक है, इनका औसत कितना है, 48 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग हो जाएगा 48 × 4 यानी कि 192। मंगल यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग हो जाएगा 52 × 4 यानी कि 208। ठीक है, जैसे हम इस वाले समीकरण में से इस वाले को घटा रहे हैं, तो मंगल कट जाएगा, बुध कट जाएगा और बृहस्पति कट जाएगा, यानी कि फ्राइडे माइनस के मंडे बराबर कितना हो जाएगा, 208 माइनस के 92 यानी कि 16। और मंडे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42, यानी कि f माइनस के 42 बराबर 16। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 16 + 42 यानी कि 58। f क्या था हमारा, फ्राइडे का तापमान कितना आ जाएगा, 58। ठीक है, ये डिटेल सॉल्यूशन है ये वाला, और ये आपका शॉर्ट तरीका है। नेक्स्ट देखिए, ए तथा ए बी को एक कार्य 1200 की राशि पर पूरा करने को दिया गया। ये अकेला उसे 15 दिनों में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। साथ में सी की मदद से वे कार्य 5 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, जिस व्यक्ति ने जितने दिन काम किया होगा उसी रेशियो में क्या होगा इनका, मतलब जितना काम किया होगा दिन नहीं, जितने काम किया होगा उस हिसाब से इनको क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। 3 व्यक्ति हैं आपके, ए बी और सी। ठीक है, एक दिन कर रहा है काम, ये कर रहा है 15 दिन। बी कितने दिन कर रहा है, तो बी कर रहा है आपका 12 दिन। ठीक है, कुल मिला के हमने काम मान लिया 60 काम, 12 15 का एलसीएम 60। ये एक दिन में 4 काम करेगा, एक दिन में करेगा ये 5 काम। क्लियर। अब साथ में सी की मदद से भी काम 5 दिनों में कर सकते हैं, यानी यदि जब वो तीनों लोग काम मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 5 दिन में। चूंकि ये 5 दिन में खत्म कर रहे हैं तीनों लोग, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 5 का भाग करेंगे इसमें तो कितना कर देंगे, 12। यानी तीनों लोग एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए कितना कर रहा है, 4 काम, बी कितना कर रहा है, 5 काम। यानी ए और बी कितना कर रहे हैं एक दिन में, तो 9 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 9 + सी बराबर 12। तो सी का एक दिन का काम कितना मिल गया, 3। यानी सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में कर रहा है 5 काम। क्लियर, यानी कि तीनों के कार्यों का क्या मिल गया, हमें रेशियो मिल गया। ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम 3। क्लियर, यानी जितना इन्होंने काम किया एक दिन में उसी रेशियो में क्या मिलेगा इनको, हिस्सा मिलेगा। यानी कि 4 और 5 9 और 3 12, कुल मिला के इनका जो हिस्सा है वो कितना है, 12। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 100, तो 3 की वैल्यू 300। 3 की वैल्यू हमने क्यों निकाली है, क्योंकि आपको सी का हिस्सा ही पूछा है। ठीक है, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा आपका 300। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी ने मिलकर 1800 रुपये मूल्य के एक कार्य को पूरा किया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 9 दिन काम किया। ठीक है, उनकी दैनिक मजदूरी कितनी है, 5:6:4 के अनुपात में है। तो ए को कितना धनराशि प्राप्त होगी। देखिए, 3 लोग हैं,
ए, बी और सी, ठीक है। इन्हें 6 दिन काम किया और उनकी दैनिक मजदूरी कितनी है 5। इसका मतलब 6 दिन में यानी 5 रुपये रोज के हिसाब से 6 दिन में कितने रुपये कमाए होंगे उसने, 6 पंजे 30। और 6 रुपये के हिसाब से बी ने 4 दिन में कितने कमाए होंगे, 6 चौक 24। और 4 रुपये रोज के हिसाब से 9 दिन में कितने कमाएंगे सी में, 9 चौक 36। यानी कुल मिला के तीनों ने कुल कितना रुपये कमाया होगा, तो 36 और 24 कितने होते हैं, 60 और 30 90। यानी कुल मिला के तीनों ने कितने रुपए कमाए थे, 90 रुपये कमाए थे। लेकिन एक्चुअल में कितने कमाए हैं, 1800। 90 की वैल्यू कितनी है, 1800। एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1800 बट्टे में 90 यानी कि 20, ठीक है। पूछा किसका है, पूछा है ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की 20 से 30 की कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 30 यानी कि 600, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। दोगुनी होने का मतलब क्या है, यदि मान लीजिए पहले कोई धनराशि पी थी तो 12 वर्ष में कितनी हो गई, 2p हो गई। यानी कि मिश्रण कितना हो गया, 2p। पहले मूलधन कितना था, p था, मिश्रण हो गया 2p। तो इसका मतलब ब्याज कितना मिल गया होगा उसके 12 वर्ष में, तो मिश्रण माइनस के मूलधन यानी 2p माइनस के p बराबर p। यानी ब्याज कितना मिला, p ही ब्याज मिला। यानी जितना मूलधन था उतना ही क्या मिल गया, हमें ब्याज मिल गया। अब ब्याज वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज पूछिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर, ब्याज कितना है p, मूलधन भी हमने कितना माना था p। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणांतर गुणा समय कितना है 12 बट्टे में कितना जाएगा 100। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल आएगी। p से p कटेगा आपका एक बार, एक का गुणा किस में होगा 100 में, 100 बट्टे 12 कितना होता है, ये 12 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी r बराबर मिल जाएगा आपको 100 बट्टे 12। 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा आपका 25 बार। 25 बट्टे 3 का मतलब कितना होता है 8 सही 1 बट्टे 3%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 53 रुपये की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा और बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे ज़्यादा रुपया किसको मिल रहा है, देखिए बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं और ए को बी से भी 7 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रुपया किसको मिल रहा है, सबसे ज़्यादा रुपया मिल रहा है ए को। ऑप्शन चेक करिए, सबसे ज़्यादा वैल्यू ए में, ए की किस में है, यहाँ पे तो ये है, सी की वैल्यू है तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बी की वैल्यू अधिक है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे डी की वैल्यू, सी की वैल्यू अधिक है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर। इसका बेसिक तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, बी को जो मिल रहा है वो सी से 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, सी को हम मान लेते हैं एक्स, तो इसको हमें कितना मिल जाएगा x प्लस 8। और जो ए को मिल रहा है वो बी से भी 7 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको कितना मिल रहा होगा x प्लस 8 प्लस के 7, ठीक है। कुल मिला के जो तीनों को धन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 53 रुपये, ठीक है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि 3x, तो 8 और 7 15, 15 और 8 23, 3x प्लस 23 बराबर 53। 23 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर कितना बच जाएगा, 53 में 23 घटेंगे तो 30। x बराबर कितना मिल जाएगा 30 बट्टे 3 यानी कि 10। यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई 10। x क्या माना था हमने, c की वैल्यू, तो c को कितने रुपए मिल रहे हैं 10 रुपये मिल रहे हैं। b को कितने मिल रहे हैं, c से 10 ज़्यादा यानी कि 18 मिलेंगे, और 18 से भी 7 ज़्यादा किसको मिल रहे हैं a को, यानी कि इसको मिल जाएंगे 25 रुपये। यानी 25 18 और 10, 25 18 और 10, ठीक है। ये इसका बेसिक तरीका हो गया, जो आपको शॉर्ट तरीका बताया था वो आपका पहले बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। तो 8 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान से 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात क्या था। देखते हैं इसको। देखिए ये मैंने बना लिया है पहले, यहाँ पे जो डेटा आएगा वो 16 वर्ष पहले का आएगा और यहाँ पे जो डेटा आएगा वो वर्तमान का, यहाँ पे 8 वर्ष बाद का। आपसे बोला कि 16 वर्ष पहले मेरे नाना की जो आयु थी वो मुझसे 9 गुना अधिक थी। यानी यदि मैं मान लूँ कि अभी मेरी आयु 1 है तो नाना की आयु कितनी हो जाएगी, अभी नहीं सॉरी 16 वर्ष पहले मेरी आयु यदि 1 थी तो नाना की आयु कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। क्लियर। अब से 8 वर्ष बाद
उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे कितनी गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। क्लियर? यानी 16 वर्ष पहले मेरी और उनकी आयु में क्या अनुपात था? 9:1। आपसे अब से 8 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1। ठीक है। अब जरा ये बताइए 16 वर्ष पहले से लेके 8 वर्ष बाद तक कुल मिलाकर अंतर कितने साल का हो गया? अंतर हो गया 24 साल का। यानी आज से 16 वर्ष पहले से लेके आज से 8 वर्ष बाद तक यहाँ तक पहुँचेगा तो 16 वर्ष हो जाएगा, यहाँ से 8 वर्ष यहाँ तक हो जाएगा, यानी कुल मिला के 24 वर्ष का अंतर हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों की आयु में 24 वर्ष का अंतर होगा। सो दोनों की आयु में क्या होगा? 24 साल जोड़ेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि दोनों की आयु में समान आयु जुड़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे 9 से 3 यानी कि अंतर कितने का है? 6 का। यहाँ पे अंतर कितने का है? 0 का, यानी कि अंतर सेम नहीं है। तो अंतर सेम कैसे करते हैं? तो 9 और 1 का डिफरेंस कितना होता है? 8। तो उस 8 से हम किस में गुणा कर देंगे? इस वाली लाइन में। और 3 और 1 का अंतर कितना होता है? 2। उस 2 से हम गुणा किस में कर देंगे? इस वाली लाइन में। ठीक है, किस लिए? अंतर को सेम करने के लिए। तो 2 से गुणा 9 में करेंगे कितना हो जाएगा? 18। 2 एकम 2। 8 का गुणा 3 करेंगे, 8 दिया 24, 8 एकम 8। ठीक है, अब अंतर क्या होगा आपका? सेम हो जाएगा। 18 से 24 तक अंतर कितना हो गया? 6। 2 से लेकर 8 तक अंतर कितना हो गया? 6। यानी अब डिफरेंस कितना हो गया? 6 यूनिट का। 6 यूनिट किसके बराबर होगा? 24 वर्ष के बराबर। समय में किसके बराबर होगा? 24 वर्ष के बराबर। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको 24/6 यानी कि 4 वर्ष। क्लियर? तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 18 चौक 72। कितना हो जाएगा? 72। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 चौक 8। यानी कि आज से 16 वर्ष पहले नाना कितने साल के थे? 72 साल के। और मैं कितने साल का था? तो 8 साल का। पूछा क्या है? आज से 8 वर्ष पहले। तो इसमें 8 वर्ष जुड़ेगा क्योंकि वर्तमान से पूछा है। ये 16 वर्ष पहले की आयु दे रखी है। आज से 8 वर्ष पहले मतलब 8 वर्ष में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80। इसमें 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16। क्लियर? यानी कि नाना की और मेरी आयु का अनुपात कितना आ जाएगा? 80 और 16 का अनुपात यानी कि 5:1। ये अनुपात कब का होगा? 8 वर्ष पहले का। ठीक है, 8 वर्ष पहले का अनुपात है ये। ठीक है, वही आपसे पूछा 8 वर्ष पहले का अनुपात, तो 5:1। पूछा क्या है? मेरी और नाना की। तो इसका मतलब मेरी कितनी है? 1 है। नाना कितनी है? 5। अनुपात कितना हो जाएगा? 1:5। ठीक है, मैंने नाना की और मेरी निकाल दी थी। पहले मेरी आएगी यानी 1 आएगी, वो नाना की आएगी बाद में। 1:5। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित विकल्पों में से किससे विभाज्य होगी? तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो आपको कोई संख्या मान लेनी है। मान लेते हैं कोई 100 और 1000 के बीच में कोई संख्या हमारी 103 है। ठीक है, इसके अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा? 1 और 3 4। जब हम 1 और 3 103 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 99। अब आपसे पूछा है कि जो संख्या बची वो इनमें से किससे विभाजित होगी? देखिए 2 से कटेगा 99? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा। 9 से कटेगा। तो जो भी अंतर बचेगा आपका वो हमेशा किससे विभाजित होगा? तो हमेशा 9 से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंशतः हर प्रत्येक में से एक घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है, वहीं भिन्न उसके अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना होगा? देखिए मान लीजिए कि हमारी जो भिन्न है वो हमारी क्या है? x/y है। जब हम प्रत्येक में एक घटा देते हैं अंश और हर दोनों में से तो हमें कितना मिल जाता है? 1/3। इसको आगे सॉल्व करिए। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 3x - के 1 = y - के 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको तो देखिए कितना मिलेगा यहाँ से? 3x - के 3 = y - के 1 और 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये प्लस के 3 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा y + के 2। क्लियर? क्योंकि 3 इधर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना इसको अभी इतना ही रहने दीजिए। अब अगली लाइन पढ़िए। जब उसके अंश हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है, यानी जब x + 1 और y + 1 में कितना हो जाता है? 1/2।
इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस के 2 बराबर बाई प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यदि हम इस दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक और जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाई प्लस 2, ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस के 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बाई प्लस 2, और बाई प्लस 2 की वैल्यू कितनी है 3x, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3x, यानी कि 2x प्लस के 3 बराबर 3x। 2x इधर जाएगा तो x बचेगा, तो यानी कि 3 बराबर कितना हो जाएगा x। x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। हम आगे देखिए, अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखिए 3x की वैल्यू y प्लस 2 है, तो देखिए 3 दिया 9, यानी 9 बराबर हो जाएगा y प्लस 2, क्योंकि मैं x की वैल्यू कितनी है 3 रख दी मैंने, 3 दिया 9, 9 बराबर y प्लस 2, तो y बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, 9 में से 2 उठा देंगे तो 7, यानी हमारी भिन्न कितनी मिल गई, हमारी भिन्न क्या थी x अपन y थी, तो x अपन y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/7, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 7, 3/7। आपसे पूछा गया है इसके अंकों का योग, यानी दोनों को अंश और हर का योगफल, तो 3 और 7 का योगफल कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो संख्या है, इनका लासा कितना है 225 है और मासा उनका 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि यदि संख्या का लासा दे रखा हो और मासा दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो, तो फॉर्मूला क्या होता है कि संख्याओं का लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बस वही लगाना है इसमें। देखिए यानी लासा गुणा मासा, लासा कितना है 225 गुणा मासा यानी कि 5 बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, संख्या कितनी है, एक 25 है, दूसरी हम मान लेते हैं x है। 25 से कितने कटेगा, ये 25 निम्न 225, 9 पंजे 45, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखा आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या को दर्शाता है। कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या उनके पश्चिमगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्ट की तुलना में अधिक थी, पिछले वर्षों की तुलना में अधिक थी। देखिए यहाँ क्या है 550, 650 है यहाँ पे, और यहाँ कितनी है 200 से 350, फिर यहाँ पे 350 700, यानी कहाँ कहाँ पे बढ़ी है, तो यहाँ बढ़ी है आपकी, और देखिए यहाँ बढ़ी है, और इससे भी यहाँ पे आपकी बढ़ी है। तो पिछले वर्ष की तुलना में कहाँ कितनी बार बढ़ी है, तो 3 बार बढ़ी है, 1 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 आरेख 6 देशों का जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है। देश ऐप में देश एक की जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है, देखिए ऐप में कितना है, ऐप में आपका 150 है। देश ऐप से देश एक के जनसंख्या घनत्व का अनुपात, एक का कितना है, तो एक का है आपका 50, यानी कि 50 और 150 का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3। क्लियर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ये पाई चार्ट फर्स्ट है, किसी व्यवसाय में 4 भागीदारों द्वारा किए गए निवेश को लाख रुपए में दिखाता है, और पाई चार्ट 2 प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यवसाय में किए गए कार्य घंटों की संख्या को दर्शाता है। यानी पहला जो पाई चार्ट है वो क्या है, निवेश को दर्शाता है, ठीक है, दूसरा घंटों को दर्शाता है। अब इस कारोबार में 24 लाख रुपए का निवेश हुआ है, इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में 4 भागीदारों में के बीच व्यतीत हुआ है, और बाकी आधा हिस्सा किए गए काम घंटों के अनुपात में, यानी 24 लाख का निवेश हुआ है, उसमें से 12 लाख आपके जिस अनुपात में निवेश किया उस अनुपात में बटेंगे, और 12 लाख आपके जिस अनुपात में इन्होंने कार्य घंटे दिए हैं उस अनुपात में बटेंगे। ठीक है, पूछा क्या है, आपसे पूछा डी को कितना लाभ प्राप्त होगा। डी को कितना मिल रहा है, डी को मिल रहा है 20%, तो 12 लाख का 20% कितना हो गया, 12 लाख का 20% हो गया 12 लाख का 20%। ठीक है, यानी कि 1/5, 20% मतलब 1/5, यानी कि 2.4 लाख। ठीक है, 2,40,000। और ऐसे ही अब इस डी ने कितने घंटे दिए हैं, तो डी ने घंटे दिए हैं 17 घंटे, यानी कि 12 लाख का
कितना परसेंट हो जाएगा ये आपका? 100% की वैल्यू कितनी है? 12 लाख। तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17/100, यानी आपका लगभग लगभग हो जाएगा आपका 17 इंटू 12 कितना होता है? 17 इंटू 12 होता है 2.04 लाख। ठीक है, 17 204 होता है ना, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 और 3 20, 204 होता है, यानी कि 2,04,000। तो कुल मिला के बी को कितना मिल गया? सॉरी, कुल मिला के डी को कितना मिल गया? 2.4 लाख और 2.04 लाख, यानी कि 4 का 4, ये 4 यहाँ पे और 4, यानी 4,44,000। ठीक है, 4,44,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। कैसी लगी वीडियो आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।